प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। नाज़रीन, आज 541 दिन के बाद या तकरीबन 18 माह के बाद यानी 1.5 साल के बाद आज जरदारी साहब मुल्क में वापस आए और एक खुद साख्ता जिलावतनी का इख्तिताम उन्होंने किया। और आज जब वो वापस आए और जिस दौरान वो सफ़र कर रहे थे, तैयारे में थे, हवा में थे, इस दौरान कराची में उनके करीबी दोस्त अनवर मजीद के घर पर और उनके दफातर में कार्रवाई हो रही थी, छापे मारे जा रहे थे, जिसमें गैर कानूनी असलहा भी पकड़ा गया और कुछ अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब जरदारी साहब जब वतन वापस पहुंचे, एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे और लाउंज में बैठकर उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से मशवरा किया कि इस सारी सिनेरियो में अब क्या किया जाना चाहिए। कुछ उन्होंने वक्त लिया और वक्त लेने के बाद जब वो बाहर आए और उन्होंने जो तकरीर की उसके बारे में मुबस्सिरीन की राय यह है कि वो एक बिखरी बिखरी सी और एक तरह से उलझी हुई सी तकरीर थी, बेतरतीब सी तकरीर थी। और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जो तकरीर उन्होंने करनी थी किसी ख़ास वजह से वो फिर तकरीर उन्होंने नहीं की और कुछ और चीज़ें उन्होंने अपनी तकरीर में की और नेचुरली वो कुछ बिखरी बिखरी सी चीज़ें दिखाई दी। उस पर आज हम गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन 5 अहम सवाल हैं जो इस पूरे सिनेरियो में उभर कर सामने आए हैं और वो 5 सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनमें से एक सवाल तो ये है कि क्या अनवर मजीद साहब के दफातर पर छापों के बाद जरदारी साहब ने अपनी तकरीर तब्दील की? अनवर मजीद के खिलाफ कार्रवाई से चौधरी निसार ने आसिफ अली जरदारी साहब को क्या पैगाम दिया है? तीसरा सवाल ये कि आसिफ जरदारी साहब की तकरीर से अहम बातें क्यों गायब थीं? बहुत सी अहम चीज़ें, मिसाल के तौर पर पनामा का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जुडिशल कमीशन जो साने कोयटा के हवाले से रिपोर्ट आई है जिसके बारे में समझा जा रहा है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर बिलावल साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, वो मिसिंग था। बिलावल के जो 4 मुतालबात हैं वो मिसिंग थे, उसकी उन्होंने बात नहीं की। लॉन्ग मार्च की जो बिलावल बात कर रहे हैं वो उसका उनकी तकरीर में जिक्र नहीं था। तो कुछ अहम निकात हैं जो उनकी तकरीर में मिसिंग पाए गए हैं जरदारी साहब की। तो क्या इसकी वजह क्या है? और एक सवाल ये कि जरदारी साहब की जो मुफाहमाना पॉलिसी है जिसका इजहार उन्होंने आज भी किया, ये पॉलिसी बिलावल साहब की पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स है, जिसमें वो दमादम मस्त कलंदर की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, इंतखाबात के वक्त से पहले हो जाने की बात कर रहे हैं। तो जरदारी साहब और बिलावल साहब की पॉलिसी में ये दोनों पॉलिसीज आपस में टकरा रही हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? ये एक अहम सवाल है। क्या अनवर मजीद साहब के खिलाफ कार्रवाई से इस तासुर की नफ़ी हो गई कि आसिफ जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी मुफाहमत के नतीजे में वतन वापस आए हैं? अगर ये कार्रवाई आज की है सिक्योरिटी इदारों ने तो क्या इससे तासुर की नफ़ी होती है? ये 5 अहम सवाल है। और साथ ही साथ कुछ सवाल अनवर मजीद के ख़िलाफ़ जो आज कार्रवाई की गई है उस हवाले से भी है। तीन तरह की मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। एक राय ये है कि ये कार्रवाई चौधरी निसार साहब के ईमा पर की गई है और उसकी वजह वही मुखासिमत हो सकती है जो चौधरी निसार और पीपल्स पार्टी के दरमियान में मौजूद है, उस वजह से कार्रवाई की गई। दूसरा तासुर या राय यह है कि ये कार्रवाई जो है आज ही के दिन होना, अगरचे उनके खिलाफ सबूत होंगे, शवाहिद होंगे, इतलात होंगी, लेकिन आज ही के दिन जब जरदारी साहब वापस आ रहे हैं तो एक राय यह है कि हो सकता है ये कार्रवाई हुकूमत ने एक खास मंसूबे के तहत करवाई हो और इसका मकसद जरदारी साहब को फिर ये एक पैगाम देना हो कि जनाब आप 27 तारीख को जो लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं या बड़े एहतजाज की बातें कर रहे हैं, ये ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, हमारे पास भी हमारे कार्ड्स खेलने के लिए मौजूद हैं। तीसरी राय यह है कि ये कार्रवाई सिक्योरिटी इदारों ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पर की और इससे फिर इस तासुर की भी नफ़ी हो गई कि जरदारी साहब किसी मुफाहमत के नतीजे में मुल्क में वापस आए। और चौथी राय ये कि ये महज इत्तफाक है कि आज ही जरदारी साहब वापस आए और आज ही अनवर मजीद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, ये महज एक इत्तफाक है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं। एक मुख्तसर ब्रेक में प्रोग्राम में लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ में करवाता हूँ। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब तशरीफ़ रखते हैं कराची स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया धामरा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। राना साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद में जलसा अभी ख़त्म नहीं हुआ या ख़त्म हो चुका है और जलसा गाह में ही अभी आसिफ हसनैन साहब मौजूद हैं और आज इन्होंने ताकत का मुजाहिरा किया है हैदराबाद में, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और आसिफ हसनैन साहब चूँकि कराची की उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो कराची में एक बड़ी स्टेक होल्डर है और जरदारी साहब की आज वापसी हुई है, तो इस हवाले से भी आसिफ हसनैन साहब की राय लेंगे या पाक सरज़मीन पार्टी की राय लेंगे। सबसे पहले मैं आजिज़ धामरा साहब आपसे आगाज़ करते हुए कि आज आपका दिन है, आपसे आगाज़ करते हुए
मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ जरदारी साहब ने आज क्या कहा तकरीर में, जब उन्होंने कराची एयरपोर्ट पर तकरीर की, क्या कहते हुए वो गए थे आज से 1.5 साल पहले, जब उन्होंने 17 जून को एक तकरीर की थी पेशावर में, क्या कहते हुए गए थे और आते हुए आज वो क्या कह रहे हैं, ख्यालात में किस कदर तब्दीली आई है इस 1.5 साल में, ज़रा सुनिए। हमें पता है मुल्क क्या है, हमें पता है मुल्क की कीमत क्या होती है। हम समझते हैं कि धरती क्या है, हम समझते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। सीपैक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली कौम के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिलावल के बच्चों के लिए, ये उनकी सोच के लिए हमने काम किया है। एक छोटे से कश्मीर में वहाँ का सिंबल, वहाँ की जदोजहद अब पाकिस्तान के झंडे पे है। तो इसका मतलब है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, पाकिस्तान बन के रहेगा। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अवाम के फजल से, अवाम की ताकत से और हमारी आर्म फोर्सेस की ताकत से बिल्कुल महफूज है। धामरा साहब, तब्दीली आ रही, तब्दीली आ गई है। देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं वहां पर मौजूद था और आज एक मुदल्लिल खिताब था जरदारी साहब का, जिसमें आपने पहले खिताब की जो झलकियां दिखाई उसमें भी उन्होंने कहा कि ये आर्मी हमारी है, ये इंस्टीट्यूट हमारा है। तो इसमें क्या इतना बड़ा डिफरेंस है। और उन्होंने ये भी आज कहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने आज सीपेक को भी फोकस किया है, उन्होंने कश्मीर को भी फोकस किया है। तो एक बहुत ही अच्छी और बैलेंस्ड एक तकरीर थी उनकी। इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसमें नहीं सर, ये तो बड़ी काबिल तारीफ चीजें हैं निशान लगा। धामरा साहब, मैं तो इसकी तारीफ करना चाह रहा हूँ, ये काबिल तारीफ चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि कुछ और चीजें, पॉलिटिकल चीजें बड़ी मिसिंग थी उनकी तकरीर में। मिसाल के तौर पर उन्होंने पनामा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जरदारी साहब आएंगे तो हमारे मुतालबात में जोर पड़ेगा, हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने अभी जो रिपोर्ट का जिक्र नहीं है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग थी उनकी तकरीर में। जी असदुल्ला खान, शायद आपने उनकी तकरीर अल्फाज नहीं सुने कि मैं आज मुख्तसर तकरीर कर रहा हूं और 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की बरसी के मौके पर जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है 3 दिन के बाद, उसमें मैं तफसील से बात कहूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। और उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने ये बिल्कुल वजाहत की आज की मुख्तसर तकरीर की। ठीक है, तो लेकिन दूसरी तरफ तो सर ये खबरें आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि 27 को वो अहम ऐलानात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि वो 30 को वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, वो एक आजाद शहरी हैं, वो आए हैं शहीद बीबी की बरसी में शिरकत करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी अफवाहें की फैक्ट्रियां खुल चुकी थी जरदारी साहब के हवाले से के लिए। वो आजाद शहरी थे, वो आए हैं और वो यहां पर स्टे करेंगे, वो एक बहुत बड़े इवेंट में शरीक होंगे, उसके बाद वो जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आजाद शहरी हैं, ना उनके ऊपर कोई ऐसा केस है, ना वो अदलिया को कोई मतलूब है, इसलिए वो जाने का इरादा रखते हैं, बिल्कुल जिस तरह आम लोग आते हैं और जाते हैं। चलिए, इसमें मजीद सवाल निकल रहे हैं, मैं जो आपसे दोबारा अगर पूछता हूं, लेकिन राना अफजल साहब, सर ये महज इत्तफाक है कि आज ही जरदारी साहब वापस आ रहे थे और आज ही उनके बहुत करीबी साथी के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनके छापे मारे गए, या ये हुकूमत ने कोई किसी मंसूबे के तहत आज के दिन का इंतखाब किया कि ये कार्रवाई आज के दिन होनी चाहिए और ख़ास तरह का एक पैगाम देना मकसद था? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आप माशाल्लाह एक बहुत ज़िम्मेदार चैनल हैं और आपको ये बिल्कुल मालूम होगा कि जो रेंजर्स हैं वो अंडर कमांड सिंध गवर्नमेंट के हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं खुला हुआ जो मरकज़ी हुकूमत डायरेक्टली उन रेंजर्स को ऑर्डर दे कि उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है, और कोई ऐसा कमांड चैनल नहीं। एपेक्स कमेटी के अंडर हैं जिस पे चीफ मिनिस्टर सिंध बैठते हैं, और वहाँ से जो उनके रेंजर्स के अपने लोकल कमांडर हैं वो वहाँ के हालात के मुताबिक उनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल है कि उन्होंने अगर कार्रवाई इमरजेंसी में करनी है, अगर किसी जगह से असला पकड़ा जाना है और उसकी इत्तला आपको आज मिलती है और अगर आज छापा नहीं पड़ता और अगले दिन वो वहाँ जाते हैं और असला नहीं मिलता, तो फिर उनकी भी जवाब तलबी होती है। इसलिए ये सेंसिटिव मैटर्स हैं, इनके अंदर जो आज का काम है वो आज ही होना होगा। और मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए
कि इन रेंजर्स के साथ कोई कमांड एंड कंट्रोल का मरकज के पास कंट्रोल नहीं है, ये डायरेक्ट वहीं से कंट्रोल होते हैं और उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है। और मैं समझता हूं कि सिंध की गवर्नमेंट को, सिंध की लीडरशिप को, सबको अप्रिशिएट करना है कि उनके दरमियान में जो धमाका खेज और जो खतरनाक असला था वो पकड़ा गया और उनको नफल पड़ने चाहिए कि ये असला उनके शहरियों को नुकसान पहुंचा सकता था। उनको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं कि ये असला क्यों पकड़ा गया है। तो मैं हैरान हूं कि अगर यही सियासत है तो फिर हालात जो है मुल्क के बेहतर नहीं हो सकते। राणा साहब, मगर आपकी इस दलील पर अभी धामरा साहब ने अभी भी कहता लगाया और कमेंट्स करूंगा, और ये मौलाना चांडियो भी उस पर कमेंट कर चुके हैं कि जनाब आज के दिन ये खास तौर पर चौधरी निसार साहब ने इंतखाब करके ये करवाया, तो आप कह रहे हैं ये सिंध हुकूमत ने कराया। मुझे बताएं कि कौन सा चेन ऑफ कमांड है, कौन सा चेन ऑफ कमांड धामरा साहब जरा बता दीजिए, फिर मैं आसिफ हसनैन साहब के पास जाऊं। जी असदुल्ला खान साहब, मैं कुर्बान जाऊं राणा साहब की सादगी पे। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बोले हैं। उनको ये पता नहीं है कि रेंजर्स के अंडर हैं और कराची के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत बराबर के पार्टनर हैं। और आज का जो छापा पड़ा है, पुलिस और रेंजर्स कराची में बिल्कुल ऑपरेशन कर रही है। मैं बिल्कुल हामी हूं उस ऑपरेशन का, मगर इसमें आप आईजी से राब्ता करके पूछ लें कि पुलिस को पता है सारे रेड का। और दूसरी बात, ओमनी ग्रुप ने खुद ये तरदीद कर दी है कि हमारे दफ्तर से ये असला नहीं निकला है और 2 मुलाजमीन को रिहा भी किया गया है, जिनको पकड़ा था उनको रिहा भी किया गया है। मगर मैं राणा साहब को कहूंगा कि ये कमांड ऑफ सूबाई हुकूमत की है, तो क्यों चौधरी निसार ने इमरान खान के इस मुतालबे पर मुखालफत की थी? जब इमरान खान ने यह कहा था कि रेंजर्स को पंजाब में जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो फिर डान की खबर जो लीक हुई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक वजीर को हटा दिया आपने, फिर आपको कोयटा कमीशन के हवाले से अपने वजीर से ये मुतालबा करना चाहिए कि उसको मुस्तफी होना चाहिए, उसको मुस्तफी होना चाहिए ऐसे वजीर को जो अपने वफद में कालंदम तंजीम के लोगों से मिलने पर कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि उस वफद में कौन से शामिल हैं। ऐसे नायब वजीर दाखिला को उसके अंडर जब आप नेकटा चलाएंगे नहीं चला सकते। अच्छा चलें, आजाद अदलिया है, जवाब सुनने का हौसला रखें ना। उसके बावजूद भी आप रिजाइन नहीं कर रहे हैं। राणा साहब इसका जवाब दे दीजिएगा, मगर मैं आसिफ हसनैन साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं आपकी इजाजत से, फिर आप मुझे पता है आप इसको कमेंट करना चाह रहे हैं। कहना चाहता सर मैं जरा आसिफ हसनैन साहब को शामिल कर लूं गुफ्तगू में, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। आसिफ हसनैन साहब, सर ये जरदारी साहब की वापसी को पीएमएन की तरफ से तो बड़ा वेलकम किया गया। नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई आज, साद रफीक साहब को भी मैं सुन रहा था और लोगों ने भी कहा कि जनाब बड़ा खुश आइंदा जरदारी साहब वापस आए हैं और पीपल्स पार्टी को वाकर संभालें। यानी उनका मतलब यह है कि बिलावल से नहीं संभल रही और आप इसको ज़रा सेंसिबल तरीके से संभालें। किस तरह से देख, कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपके नज़दीक कराची में आज या सिंध में जरदारी साहब की वापसी? देखिए जी, जहाँ तक जरदारी साहब की वापसी का ताल्लुक है, वो एक पॉलिटिकल जमात के लीडर हैं। यकीनी तौर पर उनको आना चाहिए, उनका सूबा है, उनका मुल्क है, इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे। जहाँ तक ताल्लुक है उन बातों का जो सवालात अभी आप कर रहे थे, आजिज धामरा साहब उनके स्पोक्समैन हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं जनरली एक बात आपसे कहूँगा कि देखें, इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है मुल्क में, उसमें बुनियादी तौर पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लोगों का आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत पर से और उन हुकूमतों पे से ख़त्म होता जा रहा है कि जहाँ पर जिन ऐवानों में लोगों के मामलात और मसाइल हल करने के लिए वहाँ पे कानून साजी होनी चाहिए, जहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए बेहतर गवर्नेंस होनी चाहिए, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए, वहाँ पर उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके दीगर लोगों के कई घरों पे से जो है वो करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, किसी की शिप पे से बरामद हो रहे हैं, किसी के बैग्स में से बरामद हो रहे हैं, किसी के ऊपर इतने बड़े बड़े जो एलिगेशंस लग रहे हैं, किसी पे स्विस बैंक से लेकर पानामा लीक्स तक के एलिगेशन लग रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा, मगर आसिफ साहब ये एलिगेशंस बात है कि जब जिन लोगों ने एलिगेशंस लगाए वो तो वेलकम कर रहे हैं जरदारी साहब को, यानी कि मैं अब चलाना नहीं चाहता वो शॉर्ट्स जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के 12 चैनल्स पे चल चुके हैं, जिसमें बार बार वो कह रहे हैं कि हम हिसाब लेंगे, हम पेट फाड़ कर निकालेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, वो तो वेलकम कर रहे हैं जरदारी साहब को। मैं मीडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों को बारहा पूरा किया है और आज भी पूरा कर रहा है। वो चीज़ों को बिल्कुल रिव्यू कर रहा है, लोगों की जो याद दहानी है
लोगों की जो मेमोरी है उसको रिकॉल करता है बार बार। वजह उसकी यही होती है कि हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। आज भी सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, आपको माजी के इलेक्शन 2013 के याद हैं कि उस इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या उनके जो दीगर लोग थे वो यही कहते थे कि स्विस बैंकों से पैसे वापस लेकर आने हैं, रोडों पर घसीटना है, करप्शन ख़त्म करनी है। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमतें आती हैं तो वो सारे उन्हीं करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मकसद ये है कि ये वो सारा कम्बिनेशन है लूट मार का कि जिसका फोकस ही सिर्फ इस बात पर है कि लोगों के मामलात और मसाइल अपनी जगह पे। आज लोग जिस अजाब और परेशानी में, बिजली के मामलात आज आप देखें तो हल नहीं हुए, आज बेरोजगारी हल नहीं हुई, इंडस्ट्रियां लग नहीं रही हैं, हमारी 65% यूथ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ बनाए नहीं जा रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इस वक्त अजाब है हमारे यहाँ। हम किधर जाएं, हमारे लोग किधर जाएं? ठीक, मुल्क भर के अवाम इस उम्मीद पर जमहूरियत और जमहूरियत के लोगों को वोट डालते हैं कि इनकी हुकूमतें बनेंगी तो गवर्नेंस होगी, मगर जब ये हुकूमतों में आते हैं तो इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मुल्क को लूटना होता है। आज ये मुल्क जो कि ग्रांट के ऊपर और ये मुल्क जो इमदाद और लोन के ऊपर आज अपना बजट बना रहा है। सही है। और आसिफ साहब यही बातें आपकी आज के जलसे में भी कई बार दोहराई गई मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, यही तमाम बातें मैं आपसे उस हवाले से भी बात करता हूं। लेकिन राना साहब, आप एक तो धामरा साहब की बात पे कमेंट करना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और दूसरा इस पर भी आप जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्या कहेंगे ये जो पॉलिसी में शिफ्ट हुकूमती रहनुमाओं या वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की एक पॉलिसी में शिफ्ट आया है, जो वो कुछ अर्सा पहले तक कहा करते थे और जो आज वेलकम कर रहे हैं जरदारी साहब को, तो इसमें क्या हिकमत है? देखिए, पॉलिसी में शिफ्ट इसलिए आया है कि जरदारी साहब जो हैं अभी मरकज़ की हुकूमत के पाकिस्तान के सदर या उनका वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं है, तो हम जब उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ बोलते थे तो वो उन हक़ाइक़ पे बोलते थे जो उस वक़्त की गवर्नेंस से मुताल्लिक़ा थी, और वो हक़ाइक़ ऐसे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो थी वो बिल्कुल ख़जाना खाली हो गया था, रेलवे बंद हो गई थी, जहाज़ उड़ने बंद हो गए थे। वो वक्त और था। आज हम उनको अगर वेलकम करते हैं पाकिस्तान में कि अगर 18 महीने वो बाहर रहे हैं मुल्क से, तो यकीनन अगर वो यहाँ होंगे तो सिंध के हालात में बेहतरी आएगी। नहीं सर, लेकिन आप हम समझते हैं कि वो के हिसाब लेंगे, पैसे निकालेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लूटी हुई दौलत वापस ना आ जाए, ये तमाम बातें किया करते हैं। वो सारी अगर आप कहते हैं तो मैं चला दूंगा, मेरे पास वो आप चलाएं, मुझे पता है, लेकिन वो सारी चीजें हमने उसी वक्त वो केसेस दायर किए, हम नैब में गए, हम इदारों में गए। मैं अपना मोजेज आजिज धाबरा साहब के लिए अर्ज करूंगा कि सिंध हुकूमत ने रेंजर्स तलब किए थे, पंजाब हुकूमत ने तलब नहीं किए। सिंध से अपना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा था, ये भूल जाते हैं, और वो अगर आज हैं तो वो इनके अंडर कमांड हैं। और मैं एक मर्तबा फिर कहूंगा, मरकज का डायरेक्ट उनको कंट्रोल करने के लिए कोई चैनल मौजूद नहीं है। अगर उसको कंट्रोल है तो रेंजर्स का जो चीफ है वो अपने आर्मी अथॉरिटीज के अंडर है, वो सिंध में बैठा हुआ सिंध के हालात के मुताबिक फैसले करता है। क्रेडिट लेने के लिए तो आ जाते हैं कि हमारी वजह से कराची ऑपरेशन कामयाब हो रहा है या हमारी पॉलिसीज की वजह से कराची में कायम हो गया। ये चौधरी निसार साहब हम इस चीज का क्रेडिट लेते हैं, हम इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि सिंध ने हमसे जो मदद मांगी हमने की, और उनको वो एक्स्ट्रा फोर्स दी, इसलिए दी कि वो अपनी फोर्स को डेवलप करें, अपनी फोर्स को तैयार करें। लेकिन अगर उनका एक आईजी बेहतर काम करता है और अपनी फोर्स को बेहतर करना चाहता है, उसको ये जबरी रुखसत पे भेज देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें इनसे हमदर्दी है। एक मुख्तसर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं धामरा साहब आपके पास। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईमुल हक साहब को भी खुशामदीद करते हुए पहला सवाल मैं उन्हीं के सामने रखता हूं और फिर मैं जाता हूं आजिज धामरा साहब के पास। नईमुल हक साहब, यहां पर डिबेट ये हो रही है कि मुफाहमत की जो सियासत है, जिसमें हुकूमत ने या हुकूमती जो क़यादत है उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। पहले वो बात करते थे कि जरदारी साहब से हिसाब मांगा जाएगा, लूटी हुई दौलत वापस ली जाएगी, आज वो उनको वेलकम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी बिलावल की पॉलिसी के बरक्स आज आकर बड़ा
हल्का हाथ रखा, बड़ा धीमा हाथ रखा। तो ये जो मुफाहमत की पॉलिसी है, उस पर दो तरह की राय है। एक ये कि ये मुल्क के लिए बड़ी फायदेमंद है, और दूसरी राय ये कि नुकसानदेह है। आप किसकी राय को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मुफाहमत बुनियादी तौर पर एक अच्छी चीज होती है, मगर इसके साथ साथ कानून का एहतराम लाजिम है। इस मुल्क में क्योंकि कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है, इस वक्त इस मुल्क में हुक्मरानों का कानून नाफिज है, और उसके तहत हमारे जो हुक्मरान तबका है, जो अभी नहीं बल्कि कई बहुत अरसे से हर किस्म की मुफाहमत, हर किस्म के समझौते करता चला आ रहा है। इसमें ना आइन की पासदारी का ख्याल होता है, ना हमारे जो मुल्क की जो हमारी रिवायात हैं, जो इक़्तिदार हैं इस्लामी, उनका ख्याल होता है, और लोग असूलों पर समझौता करने को बड़ा आसान समझते हैं, और वो होता हुआ नजर आया है। हमारी तारीख पिछले 30-40 साल तारीख आप देख लें, हर किस्म की मफाहमत हुई है, हर किस्म के यानी खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की अखलाकियात की खिलाफ वर्जी हुई है। तो हमारी तारीख से भरपूर है। ये मैं मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उस पर तबसरा कर रहा हूँ, मगर जहाँ तक ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनके जो कायदीन हैं, अब ये उनके मुनहसिर है कि वो किस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से वो अपने उसूलों का प्रचार करते हैं। मेरी राय में पाकिस्तान की सियासत में मुनाफिकत का जो अंतर है वो हावी है, और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए कौल और फेल में जो तजाद है उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी जैसे हम मुफाहमत कह रहे हैं, आप उसको मुनाफिकत से ताबीर करते हैं। अच्छा, मैं अब नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उसमें उसूलों पर अमल करते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने देखा है, और हमारी तारीख गवाह है, कि जो सियासतदान है वो असूलों को तोड़ मोड़ के आगे लेकर आते हैं। सही है। अब मैं आजिज़ धामरा साहब, मैं आजिज़ धामरा साहब, अब आपके सामने मैं जरा कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं। जो बिलावल साहब की जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो, और जरदारी साहब ने आज जो कहा वो, तो क्या हम जो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब की पॉलिसी कुछ और है, बिलावल की पॉलिसी कुछ और है, तो इसमें समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। जरा देखिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। मोदी का यार को, करप्शन का सरदार को, चोर चौकीदार को, तख्ते रायवंत को, जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। पनामा पेपर्स कह रही है ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तो फिर इलेक्शंस 2017 में जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते तो 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। को भी गिराएंगे। जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे। अब धामरा साहब, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बिलावल साहब की पॉलिसी है या जरदारी साहब की पॉलिसी है? हेलो जी धामरा साहब। जी देखें, आपने सबसे पहले तो मैं कमेंट्स करूं, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं कि इससे पहले जब डिबेट हो रही थी, राना साहब कह रहे थे कि सूबे ने हमसे मदद मांगी है तो हमने दी है। जी जनाब, एक ऑपरेशन की बात हुई थी और दोनों पार्टनर हैं। क्लेम के हवाले से तो वफाक ये कहता है कि जी हम भी 50% पार्टनर हैं इस ऑपरेशन के, और जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक हुई, मगर एक वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर हाउस में जब ये ऑपरेशन शुरू हो रहा था उसमें कहा था कि 50% जो इस पे अखराजात आएंगे वो वफाकी हुकूमत देगी, और आज तक वज़ीर आज़म साहब के उस वादे पे अमल नहीं हुआ। 1% भी सूबे को रिलीज नहीं किया गया, और सूबा अपने डेवलपमेंट साइड के बजट को कट लगा के और ये सारे अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात ये कही जा रही थी कि वहां कर शायद पुलिस नायल है और हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, तो पंजाब में भी छोटू गैंग के लिए आपको आर्मी को कॉल करनी पड़ी थी। छोटू गैंग इतना बड़ा दहशतगर्द तो नहीं था, एक आम सा डाकू था, उसके लिए भी आपको जो है वो आर्मी की मदद की जरूरत पड़ी। तो इस बात को छोड़ दें कि कोई कहां पर कैसा काम कर रहा है, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर। अभी जहां तक आपने डिफरेंसेस बताए हैं जरदारी साहब बिटवीन द
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जी। तो जरदारी साहब की आप जो स्पीच सुनवा रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम को डीरेल होने नहीं देंगे। तो बिलावल साहब कब कह रहे हैं कि हम सिस्टम को डीरेल होने देंगे? नहीं सर, उन्होंने कहा है कि हम सर, 4 बात मुतालबात देखिए, रखें। धामरा साहब मुझे पता था आप यही जवाब और देंगे, लेकिन मसला यह है कि देखें आपने एक पैगाम देना होता है अपने अल्फाज के चुनाव से और लहजे से। अब जो इस पूरी तकरीर में जो सियासी हुकूमत के हवाले से जो राय का इजहार किया वो चंद अल्फाज यही थे पूरी तकरीर में जो उन्होंने कहे। इससे क्या पैगाम लेना चाहिए? मुफाहमत का पैगाम नहीं लेना चाहिए? क्या पैगाम लें? देखिए, मुफाहमत की जहां तक बात है तो आप लोग मतलब सॉरी मैं आपको खामखा कोट कर रहा हूं, वो लोग जो मुफाहमत के अगेंस्ट हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, तो ये मुफाहमत ही थी जिसमें से बहुत बड़े जो एंटी थे भुट्टो साहब के और मुखालिफ थी हमारी पार्टी, वो टेबल पे आई और 73 का आइन मंजूर हुआ था। उसके बाद 18th अमेंडमेंट जो आई थी जिसमें तीसरी बार वजीर आजम बनने पर जो पाबंदी थी वो खत्म हुई, जिसमें प्रेसिडेंसी को पावरलेस करके पार्लियामेंट को पावरफुल किया गया था, उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब जब आप तकरीरों का जब मुआवजा कर रहे हैं तो उसमें बिलावल साहब कह रहे हैं कि 4 मुतालबात हैं, और बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हमारे 4 मुतालबात हैं और हमारी सीसी की मीटिंग होगी, जरदारी साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं। हम आइंदा लाएमल अपना देखेंगे कि क्यों वो पूरा नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर वफाकी वजीर खजाना इसाक डार साहब ने जहांगीर बदर साहब के कंडोलेंस पर उनके घर पर मीडिया को ये बात कहते हुए कही थी कि 3 मुतालबात ऐसे हैं जो बिल्कुल मानने जैसे हैं, जिसमें कोई इतनी हबाकत नहीं है मानने के लिए। तो ये तो हुकूमत के वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं। तो अगर हुकूमत ने एहतसाब जो बिल है जो सेनेट से पास हो चुका है उसमें अगर रोड़े अटका है, उसको पास नहीं किया, तो फिर पीपुल्स पार्टी के पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, सही है। चलें आसिफ हसनैन साहब, सर अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब वापस आ गए हैं मुल्क में, तो पीपल्स पार्टी को बिलावल के साथ एक सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ आप भी जाहिर है सिंध में खास तौर पर और कराची में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग कितना है जरदारी साहब का वापस आना या पीपल्स पार्टी का ज़्यादा प्रोएक्टिव होना? देखें, अगर इसका तज्जिया किया जाए तो अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स एक अरसे से रही है और जो हुकूमतें बनती रही हैं, आज पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स में और पाकिस्तान के रोडों पर आवाम की ज़बान पर एक ही चीज़ है कि जो करप्ट हुक्मरानी है उसके जो चर्चे हैं उसने नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान की लीडरशिप के फेस को ख़राब किया है और उस ट्रस्ट को ख़त्म किया है जो ट्रस्ट आवाम अपने लोगों से करते थे। दूसरी तरफ कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी, आज अगर आप देखें 2013 का रिजल्ट, तो किसी ने पंजाब से वोट लिए हैं, किसी ने सिंध से वोट लिए हैं, किसी ने KPK से। उनको जो लिसानी बुनियाद पर जो तकसीम हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाक सरज़मीन की और मुस्तफ़ा कमाल की जो आज का पक्का किला का जो जलसा है, ये उम्मीद की किरण है। एक ऐसी लीडरशिप कि जो इस लिसानियत को ख्वाह वो मजहबी बुनियाद पर हो, कौमियत की बुनियाद पर हो, सही, अगर उसको ख़त्म करके आज जो मैसेज दिया है, एक तरफ वो ये मैसेज दिया गया है कि जी लोगों को यूनाइट होना है, पाकिस्तान के उस परचम तले एक कौमियत बनना है, एक नेशन बनना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब वक्त आ गया है कि आप इस जो मुसालियाती और जो आपस की जो मिलकर जो हुकूमतें बनती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और एलिगेशन लगाए जाते हैं, दावे और वादे किए जाते हैं, मगर हुकूमत में आने के बाद वो सारे मामला होते रहते हैं। कम से कम अब पाकिस्तान की आवाम को चाहिए वो वोट देने से पहले इस बात को सोचें कि ये उन्हीं का वोट होता है जो उन्हीं की तकदीर को खराब करता है, इस मुल्क के फेस को खराब करता है। और आज मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान की कौम को एजुकेट भी किया है। उन्होंने ये बताया है कि देखिए मसाइल हैं क्या, और इस मसाइल का जो तदारुक करने वाले लोग हैं वो तो अपनी उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। वो अपने बच्चों को इस बात पर खुश हैं कि वो लंदन और अमेरिका में पैसे भेजें, वहाँ उनको अब आसिफ साहब वो तो जाहिर है आजाद शहरी हैं, धामरा साहब भी कह रहे हैं जरदारी साहब भी आजाद शहरी हैं, वो आए या चले जाएं, चंद दिन के लिए आए, मेहमान की तरह आए, एक हफ्ते के लिए आए, फिर वापस चले जाएं, कुछ महीनों के लिए, साल के लिए, तो वो तो आजाद शहरी हैं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करें। मैं जरा नईम उल हक साहब से एक सवाल लेते हुए फिर आता हूँ राना अफजल साहब के पास। नईम उल हक साहब, सर बिलावल साहब ने तो 27 तारीख को एक लॉन्ग मार्च का वो ऐलान करने जा रहे हैं
और जब वो लॉन्ग मार्च के हवाले से जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यू टर्न नहीं होता, हमने कह दिया तो कह दिया, हम तो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो नईम मुल्क साहब, क्या इस बात का कोई इम्कान है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सड़कों पर आए, क्योंकि आप भी इंदिया दे चुके हैं कि हो सकता है आप भी सड़कों पर आ जाएं, तो ग्रैंड अलायंस बनने का या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सड़कों पर आने का इम्कान कितना है? देखिए, ग्रैंड अलायंस का तो फिलहाल एजेंडा पर ये मौजूद बिल्कुल नहीं है, ग्रैंड अलायंस बनाई जाए, मगर एक बात यकीनी है और कि पनामा लीक्स के हवाले से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें हमारे मकासद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकासद और भी जमातों के मकासद, जिसमें जमात इस्लामी भी है, शेख रशीद साहब भी हैं, ताहिर कादिर साहब भी हैं, उनके मकासद एक ही हैं कि पनामा की हकीकत अवाम के सामने लाई जाए। और ये मैं समझता हूँ कि तमाम जमातें बल्कि पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत इस बात से मुत्तफिक है कि नवाज शरीफ साहब ने हक़ाइक़ पर पर्दा डाला हुआ है और असेंबली में जो उनका खिताब था वो सच पर मबनी नहीं था। तो इस हवाले से हम हर उस क़ुव्वत के साथ ताउन करते रहेंगे जो चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम जो 7 महीने से मुंतज़िर हैं एक हकीकत के, उसके सामने पनामा की हकीकत लाई जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर मैं राना साहब के पास आता हूं, फिर मैं और राजेश धामरा साहब से भी कमेंट लूंगा। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। राना अफजल साहब, जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत जरदारी साहब को वेलकम करती है और ये कहती है कि आप आइए, हमें खुशी आप आएँ और पीपल्स पार्टी को आकर संभालें, तो इसका मतलब क्या ये है कि बिलावल साहब की पॉलिसीज़ या उनकी तरीक़ेकार से इख्तलाफ रखती है PMLN, या वो समझती है कि बिलावल साहब से पीपल्स पार्टी संभल नहीं पा रही, जो जरदारी साहब आकर संभालें? देखें, बिलावल साहब के जो बयानात थे, वो जो लोग उनको उर्दू बोलना सिखाते हैं वो उनको ये इस किस्म की गलत बातें भी सिखा देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या बयान दे रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। तो हम समझते हैं कि बिलावल साहब से ज़्यादा मैच्योर लीडरशिप अगर उनकी पाकिस्तान में होगी तो सिंध के हालात बेहतर होंगे। और मैं तवक्को रखता हूँ कि 27 तारीख को जो धमाका तकरीर वो करने वाले हैं उसके अंदर कोई हस्पतालों का जिक्र करें, कोई स्कूलों का जिक्र करें, कोई सिंध के आवाम के लिए लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करें, कोई थर के लोगों के लिए मीठे पानी का जिक्र करें। ये धमाका किस्म के बयान होंगे जिसका इंतजार शिद्दत से सिंध के आवाम को होगा। अभी ये इस किस्म के बयान देते हैं, जी खुदा के लिए हमारा एहतसाब बिल पास कर दो। ये देखें, ये भीख मांग की चीज़ें नहीं होती। एहतसाब बिल जो है वो हम उसके ऊपर गौर व खौस करेंगे, उसकी अच्छी बातें जो होंगी हम मानेंगे, जो हम नहीं कबूल करेंगे हम नहीं करेंगे। बिल को भीख मांगने से पास नहीं होते, बिल डिस्कशन के बाद पास होते हैं। इसी तरह वो जब कहते हैं कि आपके बिल तो डिस्कशन से पास नहीं होते सर, तो सर आपके बिल तो शोरो हंगामे में भी पास हो जाते हैं। अभी हुआ है ना आपका बिल पास, सर किस माहौल में हुआ? हमने कमेटीज में स्टडी किया होता है। देखे ना, अब अगर कहते हैं कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे, तो ये उन्होंने अपने हक में बयान दिया है, क्योंकि उसी शजर की उसी शाख पे हम सब बैठे हुए हैं, पीटीआई भी बैठी हुई है। और जब आप पीटीआई को कह देते हैं कि जी हाँ फलाना बंदा जलसा के लिए जुलूस के लिए तैयार हो गया है, तो आप ये अज्यूम कर लेते हैं पीटीआई तो तैयार ही बैठी होगी, क्योंकि उनको पार्टनर कोई नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई की ये जो कमजोरी है ये हर हाल है। और फिर ये अब आप देखें कि हालात ये हैं दोनों पार्टियों के कि इन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया, और आज पीपल्स पार्टी CPAC का क्रेडिट लेना चाहती है। काश वो इन 3.5 साल में कोई अच्छे काम का क्रेडिट देते। अब ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं इनके, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि इनकी जो स्ट्रेंथ थी 2013 के बाद ये दोनों पार्टियां खो चुकी हैं। ये जलसा जुलूस निकालने की पोजीशन में अब नहीं है। हमने इनके बेशुमार जलसे कराए, एक MNA की सीट जितने लाख वोट एक MNA देता है, इनके सारे जलसों में टोटल 1 लाख बंदा नहीं आया, और ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने को जा रहे हैं। अब इनके साथ 0+0 जो होता है वो 1 नहीं होता, वो 0 होता है। अब ये मिलके देख ले। मैं समझता हूं कि अगर ये कारकर्दगी की बुनियाद पे आएंगे और ये बताएंगे कि हमने थर के लोगों को मीठा पानी दे दिया, हमने सिंध के अंदर कम उम्र बच्चों की अमवात को कम कर दिया,
हमने अस्पतालों में दवाइयां पहुंचा दी, गरीब आदमी जो है उसको कानून और इंसाफ मिल रहा है, तो यकीनन ये सारे दावे तो सर आप पंजाब में भी नहीं कर सकते। ये सारे दावे जो आप पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पंजाब में ये दावे कब कर सकते हैं? तो ये तो मेरा ख्याल है सब्जेक्ट नहीं है। हम उनसे बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अहदाफ बहुत बेहतर है पंजाब सर। उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि आपकी निस्बतन बेहतर है, तो क्या फर्क हुआ? तो चलें धामरा साहब। सर मेरे ख्याल में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप अभी मुझसे रिस्पॉन्स। अच्छा धामरा साहब, सर मुझे ये बताइए, अब बिलावल साहब को तो आपने डाल दिया मुश्किल में, क्योंकि बिलावल साहब बड़े खुशी के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे मुतालबात हैं, ये जो मेरा प्लान है, अब जरदारी साहब इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसको ताकत मिलेगी, और जब वो मिलकर चलेंगे तो हम अपने मुतालबात को बड़े पुरजोर तरीके से मनवाएंगे। और आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब वापस जा रहे हैं, तो सर बिलावल साहब की आसों उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया हमने। देखें असदुल्ला, सबसे पहले तो मैं रिस्पांस करूंगा राणा साहब को। जैसा कि आपने कहा कि वजीर आजम साहब ने कहा है कि जरदारी साहब आए और अपनी पार्टी की क़यादत खुद संभाले, इसलिए मैं वजीर आजम साहब को मशवरा देता हूं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि आप आगे आएं और अपने वजीर दाखिला चौधरी निसार को संभालें और उनकी जगह कोई दूसरे वजीर को लेके आए, वरना वो आपकी हुकूमत को, आपकी हुकूमत को ले डूबेगा। मैं आज कह रहा हूं कि ले डूबेगा। और दूसरी बात राणा साहब ने कहा, दूसरी बात राणा साहब, मैं नहीं बोला हूं आपकी बात के बीच में जी। और दूसरी बात राणा साहब ने कहा कि भीख मांगने से पानामा लीक्स बिल मंजूर नहीं होता। इस तरह की भीख तो आप पहले मांग चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब से 2014 में, कि जिस आसिफ अली जरदारी के लिए आपने कहा था कि घसीटेंगे, उसको आपने खुशामद की थी लाहौर में, और वो पेश से चीफ मिनिस्टर साहब जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी। इसलिए ये खैरातें आप वक्त ब वक्त पीपुल्स पार्टी से लेते रहते हैं। ऐसा वादा ना करें यहाँ राणा साहब, जो कल फिर वजीर आजम साहब आसिफ अली जरदारी से भीख मांगे इस सिस्टम की। हम भी सोच लेंगे। दूसरी बात कारकर्दगी की, और दूसरी बात कारकर्दगी की आपने, तो आपके आबिद शेर अली साहब के वालिद साहब आपके वजीर राणा सनाउल्लाह के लिए कहते हैं कि 20 कत्लों में मुलविस हैं। आपके वजीर राणा मशहूद जो है वो करप्शन में मुलविस हैं, मीडिया उन्हें दिखाती है। जरा करे तो कार्रवाई उनके खिलाफ, जरा आगे तो आए, जरा परफॉर्मेंस तो दिखाएं। आप तो कहते हैं कि बड़े बड़े परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आपके करप्शन नदीपुर में क्या किया आपने? पानामा आपका पीछा कर रहा है, आपके वजीर आजम के बच्चों का पीछा कर रहा है, और यही पानामा ले डूबेगा आपको। पनामा में वजीर आजम का नाम नहीं है। भीख नहीं मांग रहे हैं, जब ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जब सेनेट से ये बिल मंजूर हो रहा था, आपकी चीखें निकली हुई थी, आपने बड़ी कोशिश की थी इस बिल को रोकने के लिए। जब आप इनोसेंट हैं, आप ये समझते हैं कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ है, आप गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, तो अपोजिशन के इस बिल को पास होने दें। पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, एच साहब के हवाले से पहली मर्तबा ला रहे हैं, वोटों से पास होगा। हम ला रहे हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर ला रहे हैं। जब आप इनोसेंट हैं तो लाने दें, उसमें बिल्कुल आए। अच्छा धामरा साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दें कि बिलावल साहब बेचारे तो फिर परेशान हो जाएंगे। वो खुश थे कि जरदारी साहब आए हैं तो मूवमेंट में जान पड़ेगी, अब वापस चले जाएंगे तो बिलावल साहब क्या करेंगे? जी बिलावल साहब परेशान हैं मौजूदा हुकूमत के उस डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी पे कि वजीर आजम जो हैं वो खुशामदीद कहते हैं और वजीर दाखिला साहब धमकी देते हैं। 2 दिन पहले कमीशन का रिपोर्ट जज देते हैं, मगर उसका गुस्सा वजीर दाखिला का पीपुल्स पार्टी के ऊपर है। तो बिलावल साहब बिल्कुल परेशान है सूरत हाल से कि इस बेचारी हुकूमत का क्या होगा, क्या बनेगा वजीर आजम साहब का। इसलिए बिलावल साहब अब खुश हैं इस बात पे कि आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं, बरसी पे हमारी मीटिंग होगी और हम मिलके अपना एक हफ्ते के लिए भी जरदारी साहब ने और आज का इस बात पे वाजे हो गया है कि राणा साहब कह रहे हैं कि इनके जलसों में लोग नहीं आते। मेरे ख्याल में राणा साहब इन जलसों के फोटेज नहीं देखते, और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि जलसे किसके बड़े और किसके छोटे हैं, मगर मैं कहता हूं कि आप एच साहब बिल मंजूर होने दें राणा साहब, अगर आप इनोसेंट हैं तो। अच्छा धामरा साहब ऐसे चलेंगे, एक सवाल को जवाब दें, फिर मैं उसके ऊपर डिबेट कर लें। आसिफ हसैन साहब के पास मैं जाता हूं। सर मुझे ये बता दें कि ये जो जरदारी साहब ने वैसे जहमत ही की है यहाँ पर आने के लिए एक हफ्ते की, ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब गैर मुल्की दौरों पर कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं, जरदारी साहब कुछ दिन के लिए यहाँ मुल्क में आ गए हैं। सर तो एक हफ्ते के लिए आए, ना भी आते तो काम चल ही रहा था। देखें जी, अगर कोई शख्स निसफ साल के लिए पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, इसका एक सबब है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो जाता है। जी धामरा साहब जरा कह दीजिए, फिर मैं आसिफ हसैन साहब को आ जाऊँ। जी उसका सबब यह है कि यहाँ पर अफवाहों की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई थी और धड़ाधड़ सर्टिफिकेट इशू होते जा रहे थे।
इसलिए जरदारी साहब ने कहा कि मैं बीबी की बरसी पर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हमारा 27 तारीख को, वो उसको एड्रेस करने आए हैं। और अभी वो पाकिस्तान में पिछले साल भी हुआ था, वो आजाद शहरी हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, वो जाएंगे और आएंगे। ये बरसी का इवेंट सर पिछले साल भी हुआ था तो नहीं आए थे, काम बरसी तो हो ही गई थी, एनिवर्सरी तो वो अपने टाइमिंग पे आए हैं। और पॉलिटिशियन अच्छा मतलब टाइमिंग इंपॉर्टेंट करते हैं और ये सियासतदान का राइट है किसी भी शख्स का वो किस टाइम अपने मुल्क में आते हैं। सही है, ये मतलब ये एक सियासतदान का राइट है कि वो कितने अरसे के बाद कितने दिन के लिए आना चाहें तो आ जाएं। सही है, बिल्कुल ठीक है। आप किसी शख्स की ये आजादी पर, आप किसी भी शख्स की इस कानूनी आजादी पर ज़रब नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही है नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। जो शख्स आधा साल पाकिस्तान से बाहर रहता है, जो शख्स आधा साल 6 महीने पाकिस्तान से ज्यादा बाहर रहता है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाता है। सही है। आज जरदारी साहब ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा आसिफ हसनैन साहब, जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम ने, जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम साहब ने जो ऑपरेशन करवाया था, मुझे एहतराम है, मैं बीमारी पे कमेंट्स नहीं करता, उस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। राना साहब आप छोड़ें इस बहस को। चलें आसिफ हसनैन साहब, सर मुझे ये बताइए, आप तो कह रहे थे वो वापस नहीं आएंगे, ये बताइए कि अब ये 2017 का आगाज हो रहा है तो 2018 के इंतखाबात का काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है। अब जाहिर है तमाम सियासी जमातें अपने अपने ऑप्शंस देख रही हैं। अब जब हम ये सवाल करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ अगर कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है तो अभी मैंने नईमुल हक साहब से पूछा कि इम्कानात कितने हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलें। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी के इम्कानात कितने हैं कि किसी भी अलायंस में आप क्या हिस्सेदार होंगे, हिस्सा बनेंगे, और 2018 के इंतखाबात के लिए किस पार्टी के साथ आप जरा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि आप इंतखाबी इत्तेहाद बना सकते हैं? इम्कानात कितने हैं, किस पार्टी के साथ हैं आपके? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आप अभी डिबेट कर रहे हैं और इस पर जो ये एलिगेशन लग रहे हैं, ये इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है और इलेक्शन एक्टिविटी का ही ये टाइम है जो एलिगेशन लग रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में एहतसाब तो होना नहीं है, इल्ज़ामात लगने, और ये इल्ज़ामात इस इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है। बिल्कुल नाउमीद हो गए सर आप। दूसरी बात ये नहीं मैं उम्मीद से हूँ, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि जी जो भी चीजें हैं इंशाल्लाह बेहतर होंगी। और उसकी वजह यह है पाकिस्तान में जो मैं इलेक्शन की बात तो नहीं करूंगा, अभी प्रोग्राम बड़ा तवील हो जाएगा जिस किस्म के इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इस वक्त आज जो जलसा पाक सरजमीन पार्टी ने किया है हैदराबाद में, देखिए आज का जो बड़ा जो क्राउड था, बड़ा चार्ज क्राउड था, बड़ा एनर्जाइज था, और जो लोग थे आज कहा यह जा रहा है, बेशतर मैंने जो लोगों से यहाँ सुना है और जिस तरह का क्राउड था कि ये सिर्फ मैं तारीखी जलसा नहीं कहूँगा, बल्कि ये आज का जो जलसा था इसने एक ट्रेंड सेट किया है, और वो ट्रेंड ये है कि पाकिस्तान में अब इस किस्म के जो करप्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह की बारियों वाली हुकूमतें, एक की बारी और दूसरे की बारी जो लगती है, और उन बारियों की बुनियाद पर ना आज तक एहतसाब हो चुका है, बल्कि एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं और फिर हुकूमतों में आ जाते हैं। सही है, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान की आवाम को चाहिए आसिफ हसनैन साहब वो ऑप्शंस को अवेल करे। सही है आसिफ हसनैन साहब, आप इस ऑप्शंस को अवेल करे, मौका दे मुस्तफा कमाल को। इसमें शक नहीं है कि आपको कामयाबी मिल रही है, इस लिहाज से कि लोग आपके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि बड़े जलसे इंतखाबी जीत की जमानत होते हैं। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, का वक्त खत्म हो गया है। आसिफ हसनैन साहब आपका शुक्रिया, आजिज धामरा साहब, राना अफजल साहब, आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया। नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जरदारी साहब आज आए हैं और आज ही वापसी की तारीख भी सामने आ गई है। बिलावल साहब पर उम्मीद थे कि जब जरदारी साहब आएंगे तो हमारी तहरीक में जान पड़ जाएगी। अब जरदारी साहब चले जाएंगे तो इस तहरीक का क्या बनेगा ये 27 के बाद पता चलेगा, और हमारी तमाम मामला पर नजर है, आपके सामने हम लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम पर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।